नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी बेसिक क्लासेस में। और बेसिक क्लासेस में बच्चों भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट उत्तराखंड में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आ जाते हैं। और जिन बच्चों का अभी एसएससी के लिए तैयारी है तो एसएससी के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्सन है बच्चों वो सब जगह पर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है और ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जितना भी पूछा जाता है उसके लिए सबसे पहले आपको उसका सिनेरियो पता होना चाहिए कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने वाले क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी है कहाँ और पृथ्वी किसका हिस्सा है। और पृथ्वी जिसका हिस्सा है वो हमारा यदि सूर्य है तो सूर्य स्थित कहाँ है, और सूर्य जहां स्थित है वो किसका भाग है, और जहां ये गैलेक्सी में रहती है तो गैलेक्सी कहाँ है। ठीक है ना। और इस पूरे जो भूभाग है या पूरा जो हमारा सिनेरियो सिस्टम है हमारे ब्रह्मांड का, उसे सबसे पहले समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आएगा बच्चों क्या, ब्रह्मांड आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड से मैं शुरू करूंगा। ब्रह्मांड का अर्थ होता है यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स की यदि मैं बात करता हूं तो यूनिवर्स है क्या। यूनिवर्स क्या है, एक, आप ये समझ के चलिए कि एक रिक्त स्थान है जहां ना आपके पास वायु है, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास केवल वहां पर क्या है, निर्वात। क्या है आपके पास, निर्वात। निर्वात का अर्थ क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होती है सर, हवा और निर्वात में अंतर क्या होता है। हवा जिसमें गैसों का संग्रह होता है, निर्वात जहां पर हवा नहीं होती है, वहां पर कुछ नहीं होता है। इसीलिए जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, चाहे हमारे ग्रह हैं, वो सारे के सारे कहां फ्लोट कर रहे हैं, तो हमारे निर्वात में। निर्वात का अर्थ क्या है, ब्रह्मांड का। जहां पर हवा है वहां पर वातावरण है, जहां पर वातावरण है और वहां पर अपने आप ही आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपको आसपास में दिखता है। ठीक है, तो आप जब इस हिस्से को देखते हो तो सबसे बड़ा भाग आपको दिखता है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है बीच में यहां पर कहीं पर सन दिख रहा है, ये सूर्य हमारा एग्जिस्ट करता कहां पर है। ठीक है, इसकी जो सबसे पहली विचारधारा आई कहां से, तो सबसे पहले यदि बच्चों मैं आपको बताऊं ब्रह्मांड कहां से आता है, तो ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड हमारा क्या है, तारे, आकाशगंगा, ग्रह, अनेक सौर परिवार, सोलर सिस्टम, उल्का पिंड, एस्टेरॉइड बेल्ट, इन सभी का जो संग्रह है ये क्या कहलाता है बच्चों, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है ना। और ब्रह्मांड अपने आप में है कहां, तो निर्वात में स्थित है। ठीक है, निर्वात में स्थित है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्या, जियोग्राफी। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जियोग्राफी। तो ये ज्योग्राफी नाम का जो सबसे पहले शब्द आता है, ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये शब्द आता कहां से है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका, इस शब्द का प्रयोग आपसे यदि पूछे, शब्द का जो प्रयोग है ये सबसे पहले किया किसने, तो इरेटेस्थनीज। इरेटेस्थनीज नामक एक ग्रीक व्यक्ति था। ये कहां का था, ग्रीक। जो ग्रीक व्यक्ति है उसने 9वीं या 10वीं शताब्दी पूर्व में इसने क्या किया था, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे जो शब्द हैं ज्योग्राफी, उसमें हम लगाते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या है। तो ज्योग्राफी का या हमारा भूगोल, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो का अर्थ क्या होता है, यहां पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ क्या होता है बच्चों, अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन या हमारे वातावरण का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाती है। और ज्योग्राफी है कहां, किसी ब्रह्मांड के, किसी आकाशगंगा के, किसी सोलर सिस्टम के, किसी अंतर्गत, एक ग्रह के अंतर्गत हमारा परिवार है। और उस ज्योग्राफी को हम किसके अंतर्गत देख रहे हैं, पृथ्वी के अंदर देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी क्या है, पर्वत, पहाड़, नदियां, पठार, इन सभी का वर्णन, इन सभी का अध्ययन हमारी क्या कहलाती है, ज्योग्राफी कहलाती है। और उसी ज्योग्राफी में हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, तो यूनिवर्स या हमारा ब्रह्मांड। ठीक है ना, तो ये क्या है, आकाश गंगाओं सौर परिवारों का अनंतों का सबका संग्रह क्या कहलाता है, हमारा हमारा ब्रह्मांड कहलाता है। और जब इस ब्रह्मांड के बारे में हम देखते हैं तो ब्रह्मांड के बारे में हमारे दो सबसे पहले सिद्धांत आते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित
सिद्धांत, थ्योरीज। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे पहले जब लोगों ने देखा कि हमारा जो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है किस तरीके से चल रहा है, हमारा जो सुबह से शाम हो रही है, सूर्य का उगना, अस्त होना, और उसी के साथ हमारे मौसम का परिवर्तन होना, इस चीज के बारे में हमारा सबसे पहले आता कहां से? तो इन चीजों में सबसे पहले दो सिद्धांत सबसे पहले आते हैं, जो आप लोग अगर आप लोगों ने रामायण महाभारत देखी होगी तो उसमें भी आपके द्वारा कई बार बताया जाता है कि जो हमारे सूर्य देवता है वो अस्त पर सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं? चलते हैं। इसका मतलब सूर्य क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, या ब्रह्मांड परिक्रमा कर रहा है, और पृथ्वी तो स्थिर है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला हमारा एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहा गया भू केंद्रित सिद्धांत। भू केंद्रित सिद्धांत, इसी को बोला जाता है जियो सेंट्रिक थियरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी। अभी जियोसेंट्रिक थ्योरी कहती क्या है बच्चों? जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार, इसके अनुसार कहा क्या गया कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा स्थिर है। ठीक है ना, ये पृथ्वी हमारी क्या है? स्थिर है, और इसके चारों ओर ब्रह्मांड हमारा क्या कर रहा है? इसका चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या कहा गया कि पृथ्वी हमारा केंद्र बिंदु है, और इसके आसपास में हमारा क्या है? ब्रह्मांड। ठीक है, चारों ओर ब्रह्मांड है, और इसी के साथ सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। सूर्य भी किसका चक्कर लगा रहा है भाई? सूर्य भी हमारा पृथ्वी का चक्कर लग रहा है। तो इसका चक्कर लगाने का जो सबसे पहले सिद्धांत है, इसने किसी न किसी व्यक्ति ने तो इसका प्रतिपादन किया होगा। मतलब इस थ्योरी को, स्टेटमेंट को देने वाला कौन है? यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को परफॉर्म करने वाला कौन है? तो दानिक सर है। तो मैं इसको परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस सिद्धांत को देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो इस सिद्धांत को देने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लॉडियस टॉल्मी। सिद्धांत देने वाला कौन है? क्लाउडिया टॉल्मी। तो ये इसकी सबसे पहले थ्योरी दी गई थी कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु इसमें क्या कहा गया? पृथ्वी को कहा गया। इस सिद्धांत में लिखिए, पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कहा गया, केंद्र बिंदु माना गया। तो ये इसकी पहला सिद्धांत आता है, पहली थ्योरी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूकेंद्रित सिद्धांत। और इसके बारे में कई बार पूछा भी जाता है बच्चों, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा क्या कहला रहा है? भूकेंद्रित सिद्धांत। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, और जिसके केंद्र में पृथ्वी हो तो वह हमारा सिद्धांत क्या कहलाएगा? भूकेंद्रित सिद्धांत कहलाएगा। उसको देने वाले कौन थे? क्लाउडिया टॉल्मी, या क्लॉडियस टॉल्मी इनको कहा जाता है। फिर इसके बाद एक अगला हमारा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, उनके द्वारा क्या कहा गया? हमारा सूर्य केंद्र है, और पृथ्वी या अन्य अन्य ग्रह उसके क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें कहा गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसी को कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो ये आपने इसके बारे में भी सुना होगा। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार कहा क्या गया कि हमारा जो सूर्य है, वो सूर्य हमारा ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। इसमें सूर्य को क्या बताया गया? ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बताया गया। और इसके आसपास में चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहा गया? इसका चक्कर लगा रहे हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हो गया सूर्य, और सूर्य का चक्कर लगाने वाले हमारे ग्रह हो गए। ठीक है, यहां पर होगी पृथ्वी। अब पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है बच्चों। क्या कर रही है? इसका चक्कर लगा रही है पृथ्वी। तो ये इसके बारे में हो गया। या इसके साथ हम क्या कह सकते हैं? ग्रह, या इसके साथ हम कह सकते हैं ब्रह्मांड। तो जब सूर्य का इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना गया, और उस सिद्धांत को क्या कहा गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। हीलियो का अर्थ होता है सन। और इसे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा? इस सिद्धांत को देने वाला कौन है? निकोलस कॉपरनिकस। सिद्धांत को देने वाला कौन है? निकोलस कॉपरनिकस।
तो ठीक है भाई, आपको पता चल गया क्या हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी है, क्या हमारा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है। सब लोगों ने अपने अपने अनुमान लगाए। अब इस अनुमान लगाने के बाद फिर उसके बाद प्रश्न आता है कि सर हमारा जो सूर्य का केंद्र आपने बताया, ये तो ठीक है जी, हमारा सूर्य केंद्र में पता चल गया है हमें, पर ये सूर्य रहता कहाँ है, ये सूर्य की स्थिति क्या है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी को बताने के लिए आपके पास एक थ्योरी आती है जिसे आप कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का अर्थ क्या होता है, टकराव। ठीक है, इसको भी हम एक बार ध्यान देंगे इसमें आप। तो यहां पर एक सिद्धांत आता है क्या, बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। तो इसका प्रतिपादन या इसे देने वाले कौन थे, जॉर्ज लेमेत्रे या जॉर्ज लेमेंतेर, जॉर्ज लेमेंतेर। ठीक है, और दिया कब था, तो 1931 ईस्वी में दिया था। इस सिद्धांत में क्या कहा जाता है, विश्व की जो ऊर्जा है बच्चों, विश्व की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो एक पार्टिकल में हमारी सबसे पहले क्या होती है, संघनित होती है, एकत्रित होती है। और ये धीरे धीरे क्या होती है, जब इसका ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है तो ये फूट जाती है, फटती है। ठीक है ना, बैंग मतलब ये फट गया। अब फटने से क्या हुआ, कई सारे इसके अन्य टुकड़े बन गए। ठीक है, नहीं है ये अगले अगले इसके भाग बन चुके हैं, बैंग हो चुका है, फट चुका है। ठीक है, और जब इसके टुकड़े होते हैं तो ये जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये क्या बनाते हैं, अपनी अपनी गैलेक्सी बनाते हैं, अपनी अपनी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो केंद्रित शक्ति, ये क्या होगी, केंद्रित शक्ति। अभी केंद्रित शक्ति किस तरीके से विस्तृत हो चुकी है, हमारी आकाश गंगाओं के रूप में ब्लास्ट हो चुकी है। और ये किस तरीके से, अब इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सन मिलते हैं। ये ये देखिए इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसके अनुसार क्या होता है, ऊर्जा का जो विस्तार होता है वो हमारे छोटे छोटे किन का निर्माण करती है, हमारे आकाश गंगाओं का। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से कहां आ रहा है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा। और आकाश गंगा का निर्माण क्या हुआ, एक केंद्रित जो शक्ति है, उस शक्ति के विस्फोटन से हमारे अनेकों आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। और उन आकाश गंगाओं के अंदर हमें क्या मिलती है, अनेकों सूर्य मिलते हैं, अनेकों सितारे मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये आकाश गंगा का निर्माण होता है। तो तब क्या बनती है हमारी आकाश गंगा, इसे क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का निर्माण होता है। और गैलेक्सी है क्या, असंख्य या करोड़ों तारों का संग्रह स्थल। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट में हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, जहां हमारा सूर्य रहता है, ये आपको सभी को पता होगा। आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। इसी को क्या कहा जाता है, दुग्ध मेखला। इसी को क्या कहा जाता है, मिल्की वे। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारी आकाशगंगा का नाम है। इसी आकाशगंगा का भाग क्या है, मंदाकिनी का ही एक तारा सूर्य है। ठीक है, और जो हमारी मंदाकिनी है, आकाशगंगा मंदाकिनी का सबसे नजदीकी दूसरी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है। ठीक है, मंदाकिनी का सबसे नजदीकी आकाशगंगा, जो इसके तरह अनेकों सूर्य और लेके जा रही है, पड़ोसी है ना। जैसे ये हुआ तो इसका पड़ोसी ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया तो इसका पड़ोसी ये हो गया। तो जो पड़ोसियों की बात कर रहे हैं, तो हमारी मान लिया यहां पर हमारे पास क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, तो मिल्की वे की पड़ोसी का नाम क्या हो गया, एंड्रोमेडा। तो क्या नाम है, कहा मैंने उसका, एंड्रोमेडा। अब ध्यान देंगे क्या है, एंड्रोमेडा। और इसी का एक भाग हमारा क्या है बच्चों, सूर्य, जिसे हम सन कह रहे हैं। ठीक है, तो किसका भाग है हमारा सूर्य, मंदाकिनी या आकाश दुग्ध मेखला का भाग है। अब इसको देखने के लिए हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारी मिल्की वे है, ये हमारी आकाशगंगा है। समझ पा रहे होंगे आप, तो ये हमारी क्या है बच्चों, आकाशगंगा है। इसका नाम क्या है, हमारी दुग्ध मेखला। इसी का नाम क्या कहा मैंने, मिल्की वे।
ठीक है, तो ये हमारी मिल्की वे होगी और इसी का एक हमारा सूर्य है जिसका नाम क्या कहा, हम यहां पर स्थित हैं। सूर्य है इसका भाग। इसका भाग क्या है, हम कहां स्थित हैं, देखिए कितना असंख्य, इतना बड़ा एक संग्रह है और इसी के केंद्र को क्या कहा जाता है बच्चों, बल्ज। तो मंदाकिनी या आकाशगंगा का जो केंद्र है उसे क्या कहा जाता है, केंद्र को बल्ज कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार है बच्चों आपको किस तरीके से दिख रहा है, हमारा स्पाइरल सेप, ठीक है ना, सर्पिलाकार। इसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है ना, ये सर्पिलाकार आकार है। ठीक है, ये स्पाइरल एक इसका शेप है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्पाइरल। इसका शेप कैसा है, स्पाइरल या ओवल आप शेप कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, आकाशगंगा, जिसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। इसके पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या कहा, एंड्रोमेडा। ठीक है, तो इसी का एक भाग हमारा सूर्य है और उस सूर्य के पास अपना परिवार है जिसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर हमारा एक सूर्य मिलता है हमें और ये सूर्य अपना एक सौर परिवार लेकर चलता है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे क्या है, 8 ग्रह है और उन 8 ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, 4 अंदर हैं 4 बाहर हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा सौर परिवार बनता है। तो इस सौर परिवार को अब हमारे द्वारा देखा जाएगा और सौर परिवार में क्या क्या आता है, चलिए अब एक बारे में इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करते हैं, ठीक है ना। तो इसे एक बार हम अपने मन से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कहा जो हमारे पास सौर परिवार आता है किसके अंतर्गत है, आकाशगंगा, नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे, और उसी का एक हिस्सा हमारा क्या है, सूर्य है और अनेकों सितारे हैं। तो इन सितारों में हमारा सबसे पहले क्या आता है, सूर्य आता है और हमारे सूर्य का सबसे पड़ोसी अगर मैं आपसे सितारा पूछूं तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना बच्चों, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो ये मान लो आपका ये क्या है, सूर्य हो चुका है, इसका नाम क्या है, सूर्य है। अब ये जो सूर्य है बच्चों, इस सूर्य के पास अपना सौर परिवार है, ठीक है। इस सौर परिवार में सबसे इसका नजदीकी ग्रह का नाम क्या है, बुध, सबसे छोटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है, सबसे नजदीकी ग्रह हो गया। सबसे कम समय लगाता है, 88 दिन में अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। अगर आप जिसके सबसे क्लोज होंगे वो सबसे ज्यादा पहले चक्कर लगाएगा ना, जो सबसे बाहर वाला आउटर रिंग में होगा वो सबसे लंबा समय लेता है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले ग्रह को, कौन सा ग्रह है, बुध। बुध के बाद क्या आता है बच्चों, शुक्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, वीनस। वीनस के बाद क्या आता है, अपना इनके पास पथ है, ठीक है ना। फिर आती है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ के बाद क्या आता है, मंगल, इसको लाल ग्रह दिखा देते हैं, चलिए, ठीक है। इसके लिए हम जरा साइज को लाल बना लेते हैं, ये हमारी क्या होगी, रेड प्लैनेट, मंगल। मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी हमारा ये हो गया। अब मर्क्यूरी के बाद क्या आता है बच्चों, मर्क्यूरी के बाद क्या आएगी, हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट आएगी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, हमारे कई सारे एस्टेरॉयड बेल्ट आएंगे, हमारे यहाँ पर कई सारे एस्टेरॉयड हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, ये ये यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर हैं, जैसा कि आपने पहले वाले में देखा, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमारा क्या आता है, सबसे बड़ा ग्रह आता है जिसका नाम क्या है, बृहस्पति। नाम क्या है भाई, बृहस्पति, सबसे बड़ा सौर परिवार का सबसे, जुपिटर कहते हैं जिसको, जुपिटर। जुपिटर के बाद क्या आता है, शनि, ठीक है, सैटर्न, फ्लोटिंग प्लैनेट। फिर उसके बाद क्या आता है, अरुण। अरुण के बाद क्या आता है, इसी को यूरेनस कहा जाता है। यूरेनस के बाद वरुण। वरुण का मतलब क्या है, नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ प्लैनेट्स हो गए और इन प्लैनेट्स में अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को उम्मीद करता हूं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से अंदर के जितने भी प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है बच्चों, इनर प्लैनेट। इन्हें क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनके पास अपना क्या है, स्थल भूभाग है। तो इनका स्थल भूभाग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्थिव ग्रह, देखिए, आंतरिक ग्रह, इसी को बोला जाता है इनर प्लैनेट या इसी को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसी को कहा जाता है पार्थिव ग्रह
ठीक है, ये क्या हो गए हमारे पार्थिव ग्रह हो गए। इसके बाद जो हमारे एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर के जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो आपका बृहस्पति हो, चाहे वो आपका शनि हो, चाहे वो आपका अरुण हो या आपका वरुण हो, तो इन चारों को कहा जाता है बच्चों बाह्य ग्रह। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रह, या इसी को कहा जाता है आउटर प्लैनेट। क्या कहा जाता है? आउटर प्लैनेट। अब यहाँ पर जो दो सबसे बड़े ग्रह है ना, पहला हमारा बृहस्पति, दूसरा हमारा शनि। ये बृहस्पति और शनि दो बच्चों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना पूरा गैसीय वातावरण है। मीथेन, हाइड्रोजन, ये बड़े बड़े यहाँ पर गैस पाए जाते हैं। तो गैस पाए जाने के कारण इन दोनों ग्रहों को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पर? गैसीय गोले या गैस जाइंट। क्या कहा जाता है? गैस जाइंट। और उसके बाद अंतिम में जो हमारे ये दो ग्रह हैं, ये हमारे सूर्य से दूरी में भी सबसे अधिक है। देखिए कहां हमारे आंतरिक ग्रह हो गए और कहां हमारे लास्ट के ये ग्रह हो गए। तो इन ग्रहों को क्या कहा जाता है बच्चों? आइस जाइंट, मतलब बर्फीले गोले। बर्फीले गोले, बर्फ सबसे ज्यादा है ना, सूर्य का प्रकाश अगर लेट सबसे ज्यादा पड़ेगा, जो आग से सबसे ज्यादा दूर रहेगा, आंच उसी पे तो सबसे कम रहेगी ना, इसीलिए इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह के साथ इनको क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट। क्या कहा जाता है? जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट का मतलब क्या हो गया? गैसीय दानव कहा जाता है इनको एक हिसाब से। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लिखने वाले हैं इनका आकार का क्रम। ठीक है ना, लिखिए सौर परिवार की मुख्य विशेषताएं, इनकी मुख्य विशेषताएं। अब इसमें पॉइंट सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह, सबसे नजदीकी ग्रह, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। दूसरा पॉइंट बनता है हमारा अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले या घूर्णन करने वाले ग्रह। अगला तीसरा पॉइंट है भोर और सांझ का तारा। चौथा पृथ्वी की जुड़वा बहन। पांचवा किन दो ग्रहों के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है। और उसके बाद आता है हमारा आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बेसिक हैं इससे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को हम एक बार देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे ग्रह का, ग्रह क्या होता है तो आप समझते होंगे ना, जो एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो बड़े बड़े पिंड हो गए, उन्हीं को हमने क्या कहा? ग्रह का। अगर किसी को यहाँ पर कंफ्यूजन है तो लिख लीजिए ग्रह की परिभाषा या प्लैनेट, those terrestrial या stereal bodies which are revolving around the sun are known as planets। ठीक है ना, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। इनके पास अपना निश्चित पथ है बच्चों। इस पथ में अगर मैंने कहा 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर पूरा कर रहा है, इसका मतलब 88 दिन में ही करेगा। पृथ्वी 365 दिन में करती है तो 365 दिन में ही करती है भाई। तो इसके लिए हमें इन्हें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा? ग्रह डिक्लेयर करना पड़ेगा। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? ये बड़े बड़े पत्थर हैं जो दो ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति। ठीक है ना, और हमारा जो शनि है ये फ्लोटिंग प्लैनेट है, ये तैर सकता है, इतना हल्का ग्रह है। उसके बाद हमारे जो अरुण और वरुण है सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी में है, तो सबसे ज्यादा लंबा समय लेते हैं और बर्फीले ग्रह है। ठीक है ना, ये कुछ हो गए। और एक इसके बाद सबसे छोटा एक हमारा प्लेनेट आता था जिसको हम 2006 के बाद 24 अगस्त 2006 से हमने उसको क्या कर दिया? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना निश्चित पथ नहीं था बच्चों।
उसके बाद निश्चित पद नहीं था, उसका नाम क्या था? यम। इसको बोला जाता है प्लूटो, ठीक है ना। वो कभी अरुण के उसमें हो जाएगा, कभी वरुण के उसमें, इस तरीके से उसका आड़ा तिरछा पद था, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि ये ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो इसी क्रम में हम देखते हैं और कुछ इसके प्रश्न हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, तो मैंने सौर परिवार की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें हमने जो मुख्य बिंदु है, इन बिंदुओं में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा, सूर्य का सबसे नजदीकी जो तारा है उसका नाम क्या है? सबसे नजदीकी ग्रह का नाम क्या है? तो बुध, मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। अब मैंने कहा ना, जैसे ये सूर्य के सबसे ज्यादा क्लोज है, देखो सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे क्लोज है, तो जैसे ये क्लोज है तो बच्चों यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा तेज पड़ेगा, तो और उसी के पीछे यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे कम पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा तापांतर, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी भी होती है, सबसे ज्यादा ठंडी भी होती है, तो तापांतर वाला सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा हो गया? हमारा बुध हो चुका है। तो हमारा इसका बिंदु क्या कहा मैंने? हमारा इसका पॉइंट था कि सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है, बुध है, और सौर प्रकाश जो हमारा सौर परिवार है उसका सबसे छोटा ग्रह, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण करता है, ठीक है, क्योंकि सबसे न्यूनतम है तो आपको याद भी रखने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है जिसका नाम क्या है? बुध ग्रह। तो आप इसको याद रखेंगे। तो 28 दिन में ही अपना जो परिक्रमण काल है ना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। घूर्णन क्या होता है? अपनी स्थिति में घूमना, जैसे मैं यहाँ पर हूं, मैंने कहा मैं अपनी स्थिति में घूम रहा हूं, ये अपने अक्ष पर घूमना, ये हो गया हमारा क्या? घूर्णन। और सूर्य के चारों ओर घूमना, ये क्या हो गया? इस तरीके से अगर मैं घूम रहा हूं तो ये आपका क्या हो चुका है बच्चों? ये आपकी परिक्रमा हो चुकी है, सूर्य की परिक्रमा लग गई है, ठीक है। तो ये वो वाला ग्रह है मर्क्यूरी। अगला क्या कह रहे हैं? अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह। तो ये दो ग्रह हैं, एक तो हो गया हमारा शुक्र, दूसरा हो गया हमारा अरुण। एक तो कौन हो गया? शुक्र, वीनस, और दूसरा हमारा क्या हो गया? हमारा अरुण। सर ये आपका इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये हमारे प्लैनेट्स हैं इनमें हमारा एक ग्रह आता है यहाँ पर शुक्र, और दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर हमारा वीनस। तो इन ग्रहों में सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, तभी तो आपका सूर्य उदय पूर्व से होता है। आप ये मान के चलिए, अगर ये मेरा हिस्सा पूर्व है और मैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता हूं तो सबसे पहले नजर आपकी पूर्व में तो पड़ेगी। अगर आप सूर्य को मानते हैं तो मैं पश्चिम से यदि पूर्व दिशा की ओर घूम रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा घूमना हो रहा है, इसीलिए तो सूर्योदय पूर्व में हो रहा है। पर केवल दो इसके एक्सेप्शन है, दो इसके अपवाद हैं। कौन कौन से? एक हमारा शुक्र, एक है हमारा अरुण। तो ये है अरुण। तो ये दोनों क्या करते हैं बच्चा? पश्चिम से पूर्व की ओर ना होकर ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। समझ रहे हो? इनका जो परिक्रमण है वो किस दिशा में होता है? इनका परिक्रमण, ठीक है, इनका परिक्रमण किस दिशा में होता है बच्चों? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। और अन्य का कहां होता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हो गया, ठीक है। भोर और सांझ का तारा, ये कौन सा हो गया हमारा? शुक्र हो गया। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र हो गई, क्योंकि आप भोर और सांझ और भोर का तारा, आप लोगों को कभी याद होगा कि जैसे आप सूर्योदय के समय अगर आप कोई चमकता हुआ बड़ा सा पिंड अगर आकाश में देखते हैं तो वो क्या है? हमारा शुक्र है। और सब संध्या का समय होता है, सांझ होने का समय होता है, सबसे ज्यादा चमकने वाला एक हमारा स्थल भाग हमको आसमान में दिखता है, वो हमारा क्या है? शुक्र है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा, इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार्स। नेक्स्ट है हमारा ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, जो क्योंकि आकार में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा तापांतर वाला ग्रह भी क्या है हमारा? सर्वाधिक ताप वाला, सबसे ज्यादा गर्मी वाला ग्रह भी हमारा शुक्र है, ठीक है। सर्वाधिक गर्मी वाला ग्रह आप ध्यान रखेंगे शुक्र ही है, ठीक है। और ये परिक्रमण काल कितने दिनों में पूरा करता है हमारा? 225 दिनों में, ये हम आगे देखेंगे। और किन दो ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट हमारी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब आकार में हम सबसे पहले लेंगे भाई आकार का क्रम। आकार का क्रम मैं आपको पहले ही दिखा दूं, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहां पर सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति दिख रहा होगा, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? शनि दिख रहा है, उसके बाद आपको अरुण दिख रहा है, फिर आपको वरुण दिख रहा है, फिर इसके बाद आपका क्रम आता है किसका? पृथ्वी का। फिर इसके बाद आपका क्रम किसका आता है? पृथ्वी का क्रम आता है,
पृथ्वी के बाद आपकी शुक्र, के बाद मंगल, फिर उसके बाद आपका बुध आता है। तो इस क्रम को एक बार यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर इनका नाम लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बृहस्पति, क्या नाम है भाई, बृहस्पति, जुपिटर। इसके बाद ये क्या है, शनि, सैटर्न। इसके बाद क्या है, अरुण, यूरेनस। फिर ये क्या है, नेपच्यून, वरुण। ये क्या हो गया, नेपच्यून। ठीक है, ये हो गया यूरेनस। ये क्या हो गया हमारा, सैटर्न। ये हो गया हमारा जुपिटर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सबसे बड़ा ग्रह मैंने कह दिया क्या है, बृहस्पति। दूसरे में शनि, तीसरे में अरुण, चौथे में वरुण, पांचवे में आकार आता है बच्चों हमारी पृथ्वी का, ये है पृथ्वी तीसरे नंबर पर, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा छठा शनि, सॉरी शुक्र। शुक्र के बाद क्या आता है, मंगल, सातवां। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है हमारा, बुध ग्रह है, जो सबसे आगे पर है, ये बुध है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद हमारा यहाँ घूमने वाला जो हमारा चक्कर लगाता है वो कौन हो गया, हमारा यम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई नहीं गया है। और इनके बीच में बच्चों आपको ये बेल्ट दिख रही होगी, एक बड़े बड़े पत्थरों का एक झुंड दिख रहा होगा। ये झुंड हमारा क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या कहलाती है ये, एस्टेरॉइड बेल्ट। कभी यहां से हमारा जो आकर्षण के कारण पृथ्वी में हमारे जो पत्थर आ जाते हैं ना, उन्हीं का जो घर्षण के रूप में हमारी पृथ्वी में धरा पर गिरते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है ना, गिरते हैं। और एस्टेरॉइड से हमारी जो पृथ्वी में बनी हुई एक हमारी भारत में सबसे प्रसिद्ध लेक है जिसका नाम है लोनार लेक। कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप इसे भी ध्यान देंगे, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, अभी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए बच्चों टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स, ये हो गए हमारे जोवियन प्लैनेट। देखिए इतना ज्यादा दूरी का इसमें अंतर है। तो ये बाह्य ग्रह हो गए, वो आंतरिक ग्रह हो गए। इन बातों को आप ध्यान देंगे। और ये अपने निश्चित पथ पर घूमते हैं, इसीलिए हमें ग्रह कहते हैं। और ये पूरा झुंड में जा रहे हैं जिस तरीके से, इन्हें भी हम एस्टेरॉइड कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे किसके बारे में हो गए, हमारे क्रम हो गए। तो आप इसका क्रम उम्मीद करता हूं मैं आप लिख लेंगे इसको, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो हमारे जो सौर परिवार के ग्रह हैं, इनके बारे में आपको जो डिटेल देनी होगी मैं उनको डिटेल दे दूंगा। फिर हमारे महाद्वीप आएंगे, महाद्वीपों में हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अंटार्कटिका। तो इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से हम छूने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हम लोगों को बहुत प्यार करेंगे, प्यार देंगे। लाइक, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।